हर कोई चाहता है कि हमने ओजेम्पिक ली, मुंजारो ली, विगोवी ली और बस हमारी डायबिटीज गायब हो जाएगी। ये बहुत स्टमक फ्रेंडली दवाएं नहीं होती हैं। नौजिया होना, पेट का कोई भी समस्या होना, ये दवाएं ऐसा क्या करती हैं कि डायबिटीज क्या पूरी तरह ठीक हो जाती है? इन सम पेशेंट्स यस। सारी स्टडीज दिखाती हैं कि जब आप लेना छोड़ेंगे तो वजन फिर से बढ़ सकता है। आप किसी के पास गए और सीधे हाई डोज लगा दी तब तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। डाइट और एक्सरसाइज आप किसको ज्यादा अहमियत देंगी डायबिटीज से बचने के लिए? दोनों इंपॉर्टेंट है, बट डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सफेद चीजें हैं, चीनी हो गई, नमक हो गई, मैदा हो गई, ये ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। जिसको डायबिटीज नहीं, जिसको डायबिटीज है वो गुड़ भी नहीं डाल सकता। मीठा कम कर देंगे तो क्या डायबिटीज नहीं होने की गारंटी हो जाएगी? ये हो सकता है कि हम बहुत टाइम तक डायबिटीज से बच जाएं। क्या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज के मरीजों को फायदा कर सकते हैं? जो ज्यादा फाइबर वाले फल हैं वो आप थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं। जिन लोगों को डर है कि कहीं हमें डायबिटीज तो नहीं है, उनके लिए क्या वो टेस्ट हैं जो आप कहेंगे कि ये एक बार करा के देख लेने चाहिए? फास्टिंग ब्लड शुगर, 2 आवर पोस्ट प्रैंडल ब्लड शुगर, HbA1c जरूर कराएं। क्या डायबिटीज की दवाएं उम्र भर चलेंगी? कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया, एकदम डायबिटीज हर अगले 6 महीने में बिल्कुल रिवर्स होगी, ऐसा होता है, इट इज पॉसिबल। अब बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिससे जब भी किसी को हो जाए तो वो कहता है हम तो मीठा नहीं खाते, हमें पता नहीं डायबिटीज़ कैसे हो गई। तो क्या डायबिटीज़ का सीधा सीधा और इकलौता संबंध मीठे से है? अगर डायबिटीज़ से बचना है तो करें क्या, और अगर डायबिटीज़ हो जाए तो क्या जीवन भर दवाएं लेने के अलावा कोई और चारा नहीं है? हमारे साथ आज डॉक्टर ऋचा चतुर्वेदी हैं, जो कि अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और डायबिटीज़ के मरीजों को सुबह शाम देख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले तो ये कि चीनी खाते हुए इंसान को ये गिल्ट होता है कि मैंने मीठा खाया तो मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी, और या फिर मैं तो मीठा खाता नहीं, मुझे डायबिटीज़ कैसे हो सकती है? ये जो कनेक्शन है, क्या ये इतना डायरेक्ट है कि सीधे चीनी खाने से डायबिटीज़ हो जाएगी और चीनी छोड़ने से डायबिटीज़ नहीं होगी? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो चीनी, सिर्फ चीनी खाने से डायबिटीज होती है ऐसा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एथनिकली हम बोलते हैं एशियन कंट्रीज में, इंडिया, चाइना, हमारे यहाँ डायबिटीज बहुत होती है। चाइना नंबर 1 है, हम लोग नंबर 2 हैं डायबिटीज में। तो एथनिकली ही हमारा कुछ जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि मेटाबॉलिज्म थोड़ा गड़बड़ है। हम जो भी खाने में कार्बोहाइड्रेट या चीनी या कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारा उसका डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। हम बोलते हैं आजकल ना बॉडी टाइप, फिनोटाइप। हमारे अगर हम अपनी बॉडी देखें और हम कॉकेशियंस, वाइट लोगों की बॉडी देखें, तो हमारी बॉडी में फैट ज्यादा है, फैट फ्री मास, मसल और बोन कम है। यही अगर हम यही बॉडी एनालिसिस वाइट्स की करें तो उनका फैट के साथ साथ, फैट तो है ही, बट उसके साथ में उनका मसल और बोन भी अच्छे हैं, वो उनका प्रोपोर्शन अच्छा है। हमारा ऐसा नहीं है, हम लोगों का फैट ज्यादा है, ज्यादा मतलब फैट होने, चर्बी ज्यादा है, चर्बी ज्यादा है, हड्डियां कम है, हाँ, मांसपेशियां कमजोर हैं। अगर हम सेम, कई बार हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हम सेम वेट के 2 लोग ले लें, एक हमारा एशियन या इंडियन है और एक वाइट या कॉकेशियन है, वेट सेम है, लेकिन अगर उसकी बॉडी फैट एनालिसिस करें तो हमारा फैट जरूर अंदर ज्यादा निकलेगा, हमारा फैट कंटेंट ज्यादा है। एक तो आपने कहा कि एथनिसिटी है, कि एशियंस की बॉडी टाइप ऐसी है। दूसरा जो मैं समझ पा रही हूँ, एशियंस खासतौर पर इंडिया में एक्सरसाइज भी तो बहुत कम करते हैं। अमेरिकन बहुत चलते हैं, जापानीज बहुत चलते हैं, हम कितना चलते हैं? हाँ, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर। अगर हम बाकी फैक्टर्स को ठीक रखें, फिर हमने जेनेटिक भी एनालिसिस हुआ है, तो जेनेटिक फैक्टर्स तो हैं ही, जेनेटिक एंड एथनिक। बट जो आप बात कह रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ की फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ लेबर फोर्स इज इजीली अवेलेबल। आप लोगों ने, सबने देखा होगा, सबके रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, US UK में। आप जब भी वहां जाते हैं तो काफी ज्यादातर काम खुद ही करना पड़ता है, हेल्प इतनी आसानी से नहीं मिलती है। इंडिया में हमारे पास हेल्प है। और दूसरा, अगर हम बैठने वाले काम ज्यादा करते हैं, चलना हमारा कम होता है। एंड दूसरा, जिसको बोलेंगे डिसहार्टनिंग चीज एंड सैड चीज, ये भी है हमारा ना एक्सेसिबिलिटी टू एरियाज, यानी ऐसी जगह जहां हम जाकर के वॉक कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, कम है। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब हमारा अभी विंटर्स आ जाती है दिल्ली में, तो कितने लोग बाहर निकलते हैं, अभी स्मॉग आना शुरू होगा, सुबह बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे ये लिमिटेशन बहुत ज्यादा होते हैं। बाहर जाएं
तो पॉट होल्स ज़्यादा हैं, कई बार अपना सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। अपने एल्डरली लोगों को हम बोलते हैं, हमारे जो बूढ़े पेशेंट हैं उनको हम बोलते हैं बाहर मत जाके वॉक करिए, आप घर पे ही कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी फ्रिजिडिटी ऑफ बोन थोड़ी ज़्यादा रहती है, हम पेशेंट को एट रिस्क नहीं रखना चाहते। देन वी से कि बजाय बाहर जाने के या तो पार्क जाइए, नहीं तो घर के अंदर करिए, सड़क पे मत जाइए। सो बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं हमारे, हम लोग थोड़ा सा लोअर सोशियो इकोनॉमिक कंट्री हैं, तो वो चीज़ें भी हैं। सो यस, योर पॉइंट इज वेरी राइट, बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि हम हमारी एक्सरसाइज कम है, उसके ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी आपने भी मेंशन किए। जी, तो एक तरफ हम लोअर सोशियो इकोनॉमिक है, हमारे पास फुटपाथ्स नहीं है, एनवायरनमेंट ऐसा है कि स्मॉग है, दूसरी तरफ हम मेड अफोर्ड कर लेते हैं। तो क्या मैं इससे ये डिराइव करूं कि अगर डायबिटीज से बचना है तो मेड को छुट्टी दे दें? दैट विल बी अ वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हमारे पास जो फैमिली यूनिट्स, अगर आप दिल्ली की बात करें, जॉइंट फैमिलीज कम होती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा होती है। तो जनरली जो घर की लेडी होगी वो वर्किंग भी होती है, 2 इनकम हमें चाहिए होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफोर्ड करने के लिए। यूएस यूके कनाडा में कहाँ मेड होती है? पर उनके यहाँ आई वुड से फिर भी जैसे होता है, जैसे गवर्नमेंट कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वैसे ही हम बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग हाउस वर्क है, और शेयरिंग ज्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो हम हमेशा ही बात करते रहते हैं, यू नो, फेमिनिस्ट इसके बारे में। ऑन अ सीरियस नोट, मेड के बिना एक दिन भी नहीं चलता है, कहना आसान है। सो बहुत सारी चीजें होती है। वर्किंग लेडी को अगर करियर भी देखना है और घर भी संभालना है तो बिना एक सपोर्ट सिस्टम के नहीं हो पाएगा। हर जगह हम लोग हर जगह अपना बेस्ट देना चाहते हैं, हम सभी शायद परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं, तो बिना सपोर्ट सिस्टम के काम चलाना बड़ा मुश्किल है। और अगर हम बाहर से भी कंपेयर करें तो बाहर में मेन एंड वुमेन मेन की शेयरिंग शायद थोड़ी ज्यादा होती है। हमेशा ये बात हर जगह हर समय सही नहीं होगी, बट आई थिंक ज्यादातर घरों में शेयरिंग थोड़ी सी ज्यादा है, एंड सिस्टम थोड़ा कन्वीनियंट है। हमारे यहाँ डेली स्ट्रगल ज्यादा तो है, बिल्कुल, धूल ज्यादा है, वहाँ घर इंसुलेटेड है, आप रोज सफाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हमारे डस्ट ज्यादा है, हमारे यहाँ बिना रोज सफाई के नहीं होगा, नहीं चल सकता। स्पेशली घर में अगर छोटे बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं जो जमीन पे ज्यादा रहते हैं, तो आपको घर तो साफ करना पड़ेगा ना। तो मेड को छुट्टी देने का विकल्प तो चला गया, अब बचना है डायबिटीज से। अब मीठा कम कर देंगे तो क्या डायबिटीज नहीं होने की गारंटी हो जाएगी? गारंटी तो बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन आप ये हो सकता है कि हम बहुत टाइम तक डायबिटीज से बच जाएं। अगर हमारा जैसे घर पे हमारे डायबिटीज की हिस्ट्री है, मदर फादर दोनों को डायबिटीज है, हमारा अपना वजन ज्यादा है, तो ऐसे, और हम इंडियन है, तो हमारा रिस्क कितना बढ़ गया इसमें। अगर हमारे पास अब अपनी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं चेंज कर सकते, वजन चलो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमने अगर ऐसे में डाइट कंट्रोल कर लिया तो हम संभव है कि हम अगले कई सालों तक डायबिटीज से बच सकते हैं। बट अगर वही डायबिटीज जो 10 साल बाद आनी होगी, वो अगर हम डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो भी 2 साल बाद आ जाएगी। तो हम डिले कर सकते हैं। इन मोस्ट केसेस प्रिवेंशन, you know, for lifelong prevention probably is not possible अगर हमारे अंदर डायबिटीज के जीन्स हैं, बट यस काफी सालों तक हम बच सकते हैं। तो डाइट, इस बात को हम अंडरमाइन नहीं कर सकते कि डाइट से कुछ नहीं होता, डाइट से बहुत कुछ होता है, फाउंडेशनल है, ये तो बेसिस बनाएगी हमारे ओवरऑल कंट्रोल का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइट और एक्सरसाइज आप किसको ज्यादा अहमियत देंगी डायबिटीज से बचने के लिए? दोनों इंपॉर्टेंट है, बट डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डाइट तो बिना उसके तो कुछ भी नहीं होगा। तो डाइट, अगर हम सारे टाइम ही बहुत मीठी चीजें, और आजकल क्योंकि मार्केटिंग यू नो एग्रेसिवनेस इतनी ज्यादा है, हर कुछ इतना ज्यादा प्रमोट होता है, हर फेस्टिवल में चीजें प्रमोट हो जाती हैं। अभी ये खाना चाहिए, अभी डोनट्स का टाइम आ गया, अभी गुजिया का टाइम हो गया, गाजर के हलवे का टाइम आ रहा है, हलवे का टाइम हो गया। तो ये बड़ी हैवी चीजें, अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हमको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। तो अगर हमने बिना कुछ अपने ऊपर कंट्रोल करे हुए कुछ भी खाना शुरू कर दिया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले डायबिटीज से बचने के लिए डाइट को डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं अपने जीवन से चीनी हटा दूं तो कितना मेरा काम आसान हो जाएगा? ये बहुत
इम्पॉर्टेंट बात है और ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत सालों तक हेल्प कर सकती है। अगर आपने सफ़ेद चीनी को, हम लाइटली भी मेनी टाइम से कि ये जो सफ़ेद चीज़ें हैं, चीनी हो गई, नमक हो गई, मैदा हो गई, ये ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। चीनी उसमें बड़ी हार्मफुल चीज़ है। रिफाइंड शुगर जो होती है वो तो एक्चुअली उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है, वो बस कभी कभी के बेसिस पे रखा जाए तो बहुत अच्छा है। डेली के इनटेक में मतलब सिर्फ डायबिटीज है जिन लोगों को, उनको चीनी नहीं खानी चाहिए। मैं तो कहूँगी अगर हो सके तो किसी को चीनी नहीं खानी चाहिए। चाय में चीनी के बजाय कुछ और अगर डाल सकें, कुछ मिठाइयाँ अगर बना रहे हैं तो उसमें आप खजूर का, अंजीर का, इस तरह के स्वीटनर्स अगर इस्तेमाल कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे हम डायबिटीज के बचने में काफी हेल्प कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल चीनी की बात है, ऐसा तो होगा नहीं हम हमेशा घर पे खाएंगे। पार्टीज में जाना, कहीं और जाना, किसी और गैदरिंग में जाना, तो वहां तो ये सब हम कंज्यूम करेंगे ही, उसको तो हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम घर में अगर हमने कर दिया कि हम डेली इनटेक चीनी का बिल्कुल हटा दिया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है अगर कर लें तो। जो लोग अभी 2 चम्मच चीनी डालकर चाय पीते हुए इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, वो चाय में क्या डालें? वो चाय में उसी 2 चम्मच को एकदम थोड़ा 2 से 1.5 कर लें, 1 कर लें, आधा कर लें, धीरे धीरे हटा लें। तो ये हटाना भी संभव है, और जिसकी आदत पड़ जाती है उसको चाय में चीनी अच्छी नहीं लगती है। एज ए डॉक्टर पेशेंट्स को कई बार कितने सालों से कहते हुए चीनी नहीं खाइए, चीनी नहीं खाइए करते हुए मैंने और कई डॉक्टर्स ने भी ऐसा किया है कि चीनी डालिए मत, तो आप उसको, उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो आई थिंक अगर कुछ भी मत डालिए तो बहुत अच्छा है। और अगर कुछ डालना भी चाहते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। जिसको डायबिटीज नहीं, जिसको डायबिटीज है वो गुड़ भी नहीं डाल सकता। तो डायबिटीज वालों के लिए गुड़ भी अच्छा नहीं लेना। ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर चीनी नहीं डाल रहे हैं, गुड़ डाल लिया और शहद डाल दिया वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो भी शुगर जैसा ही मीठा है। तो डायबिटीज के जो पेशेंट्स को अगर मीठा करना ही है, वैसे तो हम कहेंगे बिना चीनी, बिना स्वीटनर डाले लीजिए, बट अगर आपको करना ही है तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर, जिसको हम बोलते हैं NNS, नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं मॉडरेशन में। इनके बारे में भी बहुत सारे भ्रांतियां हैं और बहुत सारे, मैं इस पर आने वाली थी। अब तो बहुत क्वेश्चनेबल हो चुके हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी, कि वो अलग बीमारियां पैदा कर सकते हैं और वो भी उतने ही बुरे हैं जितनी चीनी बुरी है। तो आप कैसे देखती हैं उसमें उसको? ऐसा कहेंगे कि जो हमारे पास अभी तक साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है, उसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि ये सब लेने से किसी को कोई बहुत बीमारियां हो गई। पर अगर मॉडरेशन में लिया है, जो हमारी रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, उतना ही लेना है। अब हम हर चीज में अगर शुगर, हमने कोई भी ब्रांड ले ली, शुगर फ्री आती है, इक्वल है, स्प्लेंडा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एस्पार्टेम है, किसी में सुक्रालोज है। सुक्रालोज ज्यादा यूज होता है आजकल। तो हमने हर चीज में वही डालना शुरू किया कि हमने सुबह में चाय में भी वही डाल दिया, 2 चम्मच चाय में डाला, फिर दूध का कुछ बनाया उसमें डाल लिया, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जितना अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, करना होगा, और जितना वो अलाउड है बस उतना ही लेना है फिर। क्योंकि एक्सेस लेने से क्या हो सकता है उसका हमारे पास कोई डेटा नहीं है। हो सकता है, पॉसिबल है कि अगर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लें तो उसके कुछ नुकसान हो जो हमें अभी पता नहीं है, स्पेकुलेशंस हैं अभी। पर यस, मॉडरेट डिग्री में लेने में नुकसान नहीं है। कुछ टाइम पहले WHO की एक रिसर्च आई थी जिसमें ये था कि वो आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसमें एस्पार्टम होता है वो नुकसान कर रहा है। जीरो कोल्ड ड्रिंक के नाम से बहुत सारी डाइट ड्रिंक्स आती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, उसमें भी एस्पार्टम यूज़ हो रहा था। उसे लेकर भी WHO ने वार्न किया कि आप ऐसे स्वीटनर्स ना लें। अब ऐसे में जैसे आप कह रहे हैं कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस रोज जितना ले सकते हैं वो कितना है? वो पेशेंट को देख के डॉक्टर बताएगा। तो वो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम करते हैं। अगर हम टैबलेट, जो छोटी छोटी टैबलेट्स आते हैं उनकी बात करें तो 4 से 6 टैबलेट से ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा ना करें तो बहुत अच्छा है। मतलब वो 4 टैबलेट से ज्यादा ना डालें। और ऐसे लोग जो बहुत मीठे के शौकीन है, वो अपना गाजर का हलवा आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल के कि हमने अलग से बनाया है, पिन्नियाँ, ये आजकल बड़ा फैड है कि ये डायबिटिक फूड है, और बहुत सारे शॉप्स ऐसे बेचते हैं इसको कि ये डायबिटिक मिठाई है। पर आप उसमें देखिए, ठीक है, आपने उसमें मीठा आपने थोड़ा सा कम मीठा नहीं डाला, उसकी जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दिया, ऑल्दो वो बहुत ज्यादा है, उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर मान लीजिए अगर मीठे को हम एक बार इग्नोर भी कर दें कि हमने चीनी नहीं डाली है, पर उसमें फैट बहुत ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होगा, घी बहुत ज्यादा होता है, बटर होता है कई बार, तो उसकी ओवरऑल हेल्थ वैल्यू नहीं बढ़ी। मतलब ये तो अपने आप को मिसलीड करने वाली बात है कि आपने बस थोड़ा सा मीठा कम कर लिया पर बाकी सब चीजें खूब भरपूर हैं, तो वो हेल्दी डाइट नहीं है। तो ये चीजें बेहतर होगा कि आप एक डाइटिशियन या डॉक्टर से डिस्कस करें, रादर देन कॉमर्शियल से इंस्पायर हों। उससे अच्छा है कि मेडिकल प्रोफेशनल से बात करें। गुड़ चीनी के मुकाबले थोड़ा भी बेहतर नहीं है? बराबर नुकसान करेगा? रिफाइंड चीनी तो सचमुच बहुत खराब है, बट गुड़, अगर हम एज आई सेड, अगर हम पर्सन विद डायबिटीज, जिसको डायबिटीज है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अगर हम जिसको डायबिटीज नहीं है, वो अगर मेरे से पूछे कि मैं गुड़ लूं या चीनी, तो मैं डेफिनेटली कहूंगी आप गुड़ लीजिए, चीनी मत लीजिए। और शहद?
शहद भी चीनी से बेहतर कह सकते हैं, पर ये सारी बातें हो रही हैं जिनको डायबिटीज नहीं है। जिनको डायबिटीज है वो कुछ नहीं ले सकते। कुछ नहीं ले सकते ये सेंटेंस मैं कभी पेशेंट को नहीं बोलना चाहती हूँ कि आप ये कुछ नहीं ले सकते। चीजें मॉडरेशन में होती है, बट यस, नॉर्मल चीनी, गुड़, शहद ये सब तो अच्छी चीजें नहीं है। तो पर कभी कभी अगर आपके शुगर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं तो हम कभी कभी इनको अलाउ करते हैं। कितना कभी कभी वो पेशेंट को देख के डिसाइड करते हैं। खजूर को आपने सेफेस्ट मीठे में माना है? खजूर को डेली बेसिस में ये एक्सपेरिमेंट्स हम और हमारे डाइटिशियंस करते रहते हैं। कई बार आपने जैसे खीर बनानी है तो आपने दूध में खजूर को ग्राइंड करके उसको मिक्सी में करके उसमें डाल दिया, उसमें थोड़ी किशमिश डाल दी, और बाकी आप खीर जिस चीज की भी बनाना चाहते हैं, गाजर की है, लौकी की है, या मखाना डालना चाहते हैं, या चावल ही डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा वो डाल सकते हैं। तो ये इस तरह के जो आपने ये इसीलिए हम बोलते हैं डाइटिशियन से मिलना बहुत जरूरी है। वो आपको कई तरह के आइडियाज दे सकती है। तो ये आपके जो इस तरह की जो मैंने आपको ये बताया खीर जैसी जो बन गई, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, तो वो सेटिस्फाइंग होती है कि आपको लगा आपने एक कटोरी खीर खा लिया तो आपने मीठा खा लिया, फिर अब आपका मन कहीं और नहीं जाएगा। तो ये कम कैलोरी में बनाने के लिए बड़े अच्छे ऑप्शंस है। चलिए, आपके मन के लिए डॉक्टर ऋचा ने खजूर आपको अलाउ किया है, लेकिन हर चीज मॉडरेशन में। चावल को लेकर आप थोड़ी रिलक्टेंट थी जब दूध में चावल डालने की बात हुई। डायबिटीज के मरीज अक्सर हम देखते हैं ब्राउन राइस, रेड राइस, इन सब के बीच में फंसे रहते हैं। क्या चावल डायबिटीज का दुश्मन है? चावल कार्बोहाइड्रेट तो है, जैसे गेहूं भी कार्बोहाइड्रेट है, तो ऐसा नहीं कहेंगे चावल अच्छा है और गेहूं नहीं, चावल अच्छा नहीं है और गेहूं अच्छा है, ऐसा नहीं कहेंगे। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स अच्छी खासी होती है। उसका मतलब ये होता है कि जब आप लेंगे तो कितनी जोर से शुगर बढ़ रहा है, कितनी जल्दी से शुगर बढ़ रहा है, लिया और लेने की कितनी देर बाद में शुगर बढ़ जाता है। तो गेहूं चावल दोनों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा ही है और जल्दी शुगर बढ़ता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल हटा लीजिए, ऑल्दो पर्सनली गेहूं को बहुत अच्छा ग्रेन नहीं मानते हैं। इसके पहले जो हमारे इंडिया में खाया जाता था, जब से गेहूं आया, तो जो मोटा अनाज खाया जाता था, बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, वो अच्छा था एक्चुअली। वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता था और उससे शुगर बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती थी। बट अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो हम गेहूं चावल भी मॉडरेशन में लें और उनके साथ में फाइबर्स जरूर इंक्लूड करें। जैसे चावल खा रहे हैं, आप चावल के बारे में पूछ रहे थे, तो चावल जब खाएं तो उसके साथ में सलाद जरूर इंक्लूड करें, सब्जियां जरूर इंक्लूड करें। तो एक तो जितना चावल खा रहे हैं उसका प्रोपोर्शनेटली थोड़ा सा मात्रा कम हो जाएगी, और अगर हम उसके साथ फाइबर मिला देते हैं तो वो थोड़ा एब्जॉर्ब धीरे धीरे होगा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जैसे साउथ इंडियंस हैं, उनकी तो स्टेपल डाइट ही चावल है, तो उनको हम कैसे कह सकते हैं कि आप चावल मत खाइए। चावल खाइए, बट उसके साथ में बाकी चीजों पे थोड़ा ज्यादा जोर दीजिए। एंड बाकी फूड आइटम्स, अगर मतलब आपने जो कभी फूड ग्रेन्स जो ट्राई नहीं किए वो ट्राई करके देखिए। बाजरा, रागी, जौ, ज्वार, मिलेट्स जो मैं कह रही हूँ, मिलेट्स पे बड़ा जोर है आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो ये अच्छे हैं और इनको टेस्टी बनाया जा सकता है। ये सारे ऑप्शंस हम डाइटिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। चावल में इस बात से फर्क पड़ रहा है, ब्राउन राइस है, रेड राइस है, ब्लैक राइस, फर्क पड़ता है। जो सारी व्हाइट चीजों की मैं बात, जितना व्हाइट है इसका मतलब है वो उतनी अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, उतना रिफाइंड है, उसको उतना उसका जो फाइबर कंटेंट है उससे अलग करके उसको सिर्फ नॉन फाइबर कंटेंट है। तो फाइबर कंटेंट ब्राउन राइस, रेड राइस का ज्यादा होता है, तो वो एटलीस्ट थोड़ा सा तो हेल्दियर है व्हाइट राइस से। और इस बात से फर्क पड़ता है कि चावल बॉइल्ड है या स्टीम्ड है, उसमें पानी निकाल दिया गया है या है? उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, बस बहुत थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि चावल का जो इनहेरेंट कैलोरिक वैल्यू है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट वो तो है ही है। लेकिन फिर भी जो लोग पानी निकाल के बनाते हैं, मैं कहूंगी अच्छी टेक्निक है, ठीक है, वैसे बनाइए, हो सकता है मतलब उससे थोड़ा बहुत फायदा होगा। बट उससे हमने पूरा ही जंग जीत ली है कि एकदम चावल की जो बुरी क्वालिटीज है वो बिल्कुल हट गई है, ऐसा नहीं है। हमको बाकी चीजें उसके साथ फाइबर जोड़ना, और जैसा हमने अभी डिस्कस किया, वो सारे पॉइंट्स तो ध्यान में रखने होंगे। आपने बहुत अच्छे से गेहूं और चावल को एड्रेस किया है। बहुत लोग कहते हैं गेहूं भी छोड़ दें, चावल भी छोड़ दें, तो हम खाएं क्या? तो आपने बताया कि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्राई तो करिए। बिल्कुल। ये तो हुई गेहूं चावल की बात। मीठा आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया। क्या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो डायबिटीज के मरीजों को फायदा कर सकते हैं? फ्रूट्स में फाइबर बहुत होता है, तो हम जरूर बोलते हैं कि दिन में एक फ्रूट, मतलब फ्रूट सर्विंग्स 1 या 2 बार, डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर्स एडवाइस, जरूर लीजिए। तो जो फाइबर वाले फ्रूट्स हैं, जैसे कि सेब हो गया, फिर नाशपाती हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, ये बड़े अच्छे फल हैं।
इससे टाइप जल्दी फुलनेस भी कर देते हैं और शुगर भी उतना नहीं बढ़ाएंगे। बाकी जो जैसे आम हुआ, अंगूर हुआ, लीची हुआ, इनमें थोड़ा मीठा ज्यादा है, बट फिर भी हम ये नहीं कहते, हम कभी किसी डायबिटिक पेशेंट को ये नहीं बोलेंगे कि आप ये फल नहीं खा सकते। जो फल खाने में मीठा ज्यादा लग रहा हो उसका मात्रा थोड़ा सा कम रखें और सारे फल मिला के खाइए। थोड़ा सा आम भी डालिए और थोड़ा बाकी फल भी डालिए, सेब, संतरा, नाशपाती, अमरूद, वो भी खाइए। तो जो ज्यादा फाइबर वाले फल हैं वो आप थोड़ा ज्यादा खा सकते हैं और आम, अंगूर, लीची थोड़ा कम खाइए। डायबिटीज का जब भी लोगों को डर होता है, लोग 2 तरह के टेस्ट करते हैं। एक जो आप लोग सजेस्ट करते हैं कि HbA1c आपके 3 महीने के ग्लूकोज का एवरेज बताएगा, और एक जो फास्टिंग और दूसरा टेस्ट होता है शुगर का रैंडम, उसके कितने लेवल को लोगों को नॉर्मल मानना चाहिए और कितने को अलार्मिंग मानना चाहिए? अगर मैं दोनों टेस्ट के लेवल्स आपसे पूछूं, आपके पास कोई मरीज रिपोर्ट लेकर आता है, आप उसको कैसे रीड करेंगे? तो अगर ये जो 3 महीने वाला एवरेज है, अच्छा टेस्ट है, ये पिछले 3 महीने की पूरी स्टोरी हमें बता देता है जी। तो जिसका 5.6 तक आया है उसको तो हम बोलेंगे आपका तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको डायबिटीज भी नहीं है और आप डायबिटीज रिस्क जोन में नहीं है। रिस्क जोन जिसको हम बोलते हैं, प्री डायबिटीज भी नहीं है। बट 5.7 से रिस्क जोन शुरू हो जाता है और जो कि 6.4 तक रहेगा वो रिस्क जोन है, प्री डायबिटीज है। फ्रैंक डायबिटीज नहीं हुई है आपको, लेकिन आपको अगर हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉलो नहीं किया तो फ्रैंक डायबिटीज हो सकती है। 6.5 से डायबिटीज वाली रेंज शुरू हो जाती है। तो जो अगर कोई 6.5 का रिपोर्ट लेकर आया है तो हम बोलेंगे ये डायबिटीज है। और अगर कोई मतलब 6.5 से के आगे चलेंगे, अगर कोई 9 से ऊपर लेके आया तो हम बोलेंगे आपकी शुगर तो बहुत बड़ी चल रही थी। 7 के आसपास बोलेंगे आपकी शुगर बॉर्डर लाइन बढ़ी चल रही थी पिछले 3 महीने से। और किसी का अगर 9% आया तो हम बोलेंगे आपकी तो बहुत ज्यादा बढ़ी चल रही थी। तो ये हमें एक क्वांटिटेटिव आइडिया दे देता है कि आपकी शुगर्स कितनी बढ़ी चल रही होंगी। ऐसे ही कट ऑफ शुगर के लिए मतलब ये तो 3 महीने का एवरेज है जो परसेंटेज में रिपोर्ट देता है। उसके अलावा जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर, अगर फास्टिंग शुगर आपकी 99 तक आई है, खाली पेट शुगर 8 घंटे की फास्टिंग के बाद में 99 तक नॉर्मल है। 100 से शुरू हो जाता है रिस्क जोन जो कि 125 तक रहता है। 126 या उससे ज्यादा में फ्रैंक डायबिटीज हो जाती है। इसी तरह से पोस्ट प्रेंडियल के भी कट ऑफ हैं, तो वो डॉक्टर आपको ज्यादा गाइड कर सकते हैं। तो बीच पे मतलब आई वुड से एटलीस्ट एवरी ईयर तो टेस्ट कराते रहने चाहिए। 30 साल के बाद में सबको हर साल में अपना शुगर देखते रहना चाहिए। वैसे भी भारतीयों की जिंदगी में मिठास इतनी ज्यादा है, और जैसा आपने बताया कि हम क्योंकि इंडियंस हैं इसलिए खतरे पर हैं। डॉक्टर साहब, जो जिनको डायबिटीज है वो लोग घर पर ग्लूकोमीटर से अपनी ब्लड शुगर चेक करते रहते हैं, कितने टाइम में चेक करनी चाहिए और क्या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? खाने का समय, इंटरवल, टाइम ऑफ डे, ये सब कितना मायने रखते हैं? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक पर्सन विद डायबिटीज की लाइफ में। अच्छा, आपने ध्यान दिया, मैं डायबिटिक नहीं कहना चाहती हूँ। आजकल गाइडलाइंस ऐसी आ गई हैं जो कहती हैं कि आप डायबिटिक पर्सन मत बोलिए। मतलब हमको डिजीज को, कंडीशन को डिफाइन नहीं करना चाहिए। मतलब वो जो कंडीशन है वो पर्सन को डिफाइन नहीं करना चाहिए। डायबिटिक पर्सन, दैट पर्सन शुड नॉट बी डिफाइंड बाय डायबिटीज। हम बोलते हैं पर्सन विद डायबिटीज। ये थोड़ा सीमेंटिक्स है जी, जो हम जिसका हम लोग थोड़ा इंडियंस में सोफिस्टिकेशन आ रही है। थोड़ा हम कह रहे हैं कि ठीक है, हम आपको डायबिटीज है पर वो आपकी पूरी लाइफ नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जिसको डायबिटीज है उसके लिए शुगर को चेक करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि शुगर कितनी चल रही है, क्या एक्शन लेने की जरूरत है, किसको कितने बार शुगर करनी चाहिए, वो डॉक्टर्स देख के बताते हैं। जो लोग इंसुलिन पर हैं उनको तो डेली करना चाहिए, और डेली दिन में कई बार। स्पेशली जब बच्चों को डायबिटीज होती है तो हम बोलते हैं कि हमको, क्योंकि इंसुलिन बिना देखे हमें नहीं देना चाहिए, अंदाज से नहीं देना चाहिए, तो हमको दिन में 3-4 बार या जरूरत पड़ेगी तो 7-8 बार भी हमें शुगर करना होगा। आजकल बड़े अच्छे पैचेस आ गए हैं, सेंसर्स, अगर आपने सुना होगा, डायबिटिक सेंसर्स हैं जिनमें बार बार प्रिक करने की जरूरत नहीं है। उसको यहाँ पर हमने लगा दिया, वो एक बार सेंसर 15 दिन लगा रहता है, और जब भी शुगर देखनी हो फोन को सामने लाए, वो उसको फोन से कनेक्ट कर देते हैं, फोन पे शुगर आ जाती है। तो बार बार सुई नहीं चुभाना है, बार बार प्रिक नहीं करना है हमको शुगर देखने के लिए। पर थोड़ा सा कॉस्ट इश्यू है, तो हम बहुत ज्यादा मतलब यूज होते हैं, पर मतलब बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो ग्लूकोमीटर का अपना वैल्यू है। ग्लूकोमीटर फिर भी उससे तो सस्ते पड़ते हैं, तो वो हम यूज करने बोलते हैं। कई जो जनरली हम टाइम पॉइंट्स बताते हैं कि आप खाली पेट करिए, नाश्ते के जो मेजर मील है आपका, नाश्ता, लंच या डिनर,
उसके 2 घंटे बाद करिए। प्रेगनेंसी में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कंट्रोल चेक करने के, तो हम बोलते हैं 1 घंटे बाद भी करिए, खाना खाने के 2 घंटे बाद भी करिए। प्रेगनेंसी में शुगर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी में भी शुगर हो जाती है। बहुत कॉमन है, इसको GDM बोलते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेगनेंसी में 28 वीक्स के बाद होना काफ़ी कॉमन है। तो उसमें हम उस समय, वैसे तो जब प्रेगनेंसी में लेडीज आती हैं तो हम उस समय करते हैं, लेकिन अगर शुरू की प्रेगनेंसी में नहीं हुआ तो 28 वीक्स में करना बहुत ज़रूरी है। और उसके हिसाब से फिर हम मॉनिटरिंग बताते हैं एंड डाइट कंट्रोल, एंड फिर ज़रूरत होगी तो इंसुलिन को प्रेगनेंसी में सेफ मानते हैं, तो अगर ज़रूरत होगी तो इंसुलिन भी यूज़ करते हैं। तो मॉनिटरिंग का बहुत रोल वहाँ पर है। और आजकल जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, हमारा गाइडलाइंस जो है टेक्नोलॉजी इन डायबिटीज को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, क्योंकि वही जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम सेंसर लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा खुद से मॉनिटर करना कई बार मुश्किल होता है, कई लोगों के लिए कॉस्ट इश्यू हो जाता है। स्ट्रिप्स भी, एक स्ट्रिप करीब 10 से 20 रुपए कंपनीज के हिसाब से पड़ती है, और बार बार प्रिक करना मुश्किल हो जाता है, तो कई बार ना टेस्टिंग नहीं हो पाती है। सो जो सेंसर है, आई होप कुछ सालों में अगर कॉस्ट कम होती है तो ये सेंसर बहुत, तो सेंसर मरीज अपने आप लगा सकता है या उसे फिट कराना पड़ता है? वो खुद लगा सकता है। पहली बार उसको सिखा दिया जाएगा कैसे लगाना है, या एक बार बताना तो पड़ेगा, पहली बार में खुद नहीं लगा पाएगा। बट कोई भी डॉक्टर के क्लिनिक में हमारा स्टाफ होते हैं, हमारी एजुकेटर्स होती हैं, वो लगा देंगे, और उसके बाद में घर पे भी पेशेंट खुद लगा सकता है। पैच की तरह होता है? पैच की तरह होता है, बहुत बहुत आसानी से लग जाता है। और आपको लगातार सारे दिन का, आप जब सो रहे हैं तब आपकी शुगर कैसी रही, कहीं शुगर लो तो नहीं गई, कब बढ़ती है, किस खाने के बाद कितनी बढ़ती है, तो ये सब टेस्ट किया जा सकता है। दिस इज अ वेरी यूजफुल थिंग। ऐसा इंसान जिसकी डायबिटीज कंट्रोल है, दवाओं पर है, इंसुलिन पर नहीं है, इंजेक्शंस पर, उसे कितनी बार चेक करनी चाहिए शुगर? सो उसमें भी ऐसा नहीं हम कहेंगे कि आप बिना चेक करे काम चल जाएगा, करना फिर भी चाहिए। कौन से फूड आइटम से कितनी बढ़ती है, हमको इस चीज़ का आइडिया लग जाता है। पेशेंट की कंडीशन देख के हम लोग जनरली इस चीज़ को एडवाइस करते हैं। कुछ तरह की दवाइयाँ होती हैं जिनसे शुगर लो जाने का खतरा ज़्यादा होता है, और कई पेशेंट में, स्पेशली हार्ट पेशेंट में, शुगर लो जाने का खतरा हम बिल्कुल नहीं लेना चाहते। तो ऐसे में भले ही शुगर बहुत अच्छी चल रही हो, हम फिर भी बोलते हैं कि आप चेकिंग करते रहिए। अगर आपकी शुगर बहुत अच्छी चल रही है तो हम आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम बोलेंगे चलो दिन में 1 बार कर लीजिए। आपकी बहुत अच्छी चल रही है तो किसी पेशेंट को हम बोलते हैं 2 दिन में 1 बार कर लीजिए, या हफ्ते में सिर्फ 2 बार कर लीजिए। कभी दिन में, कभी सुबह कर ली, कभी दोपहर में कर ली, कभी शाम में कर ली, डिफरेंट टाइम्स पे करना बता देते हैं। ये चीजें पेशेंट को देख करके डिसाइड करी जाती है। हम उसको जैसे मैंने बोला, हम दिन में 8 बार भी करने को बोलते हैं, और किसी में हम बोलते हैं कि हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, चलिए आपका ठीक चल रहा है, आप हफ्ते में 1 बार कर लीजिए। या हमारे एल्डरली पेशेंट हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बार बार प्रिक क्या कराना, बार बार नहीं जा सकते कराने, या घर पे कोई नहीं आ सकता, तो आपने महीने में 1 बार भी करा लिया। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स भी देखते हैं। बिल्कुल, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एक नया टर्म है जिसकी बात आज गाइडलाइंस में बहुत होती है। बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारे रिकमेंडेशन बताते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। बट पेशेंट को भी देखना चाहिए कि वो क्या फॉलो हो पाएगा, क्या उसके हालात हैं, उसके हालात क्या है, पेशेंट का सपोर्ट सिस्टम क्या है। मैंने आपको बोला कि शुगर इतने बार चेक करिए, पर पेशेंट, बहुत कॉमन सिनेरियो है कि घर पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, सिर्फ एक बंदा रहता है, बच्चे यहाँ नहीं है, बाहर हैं, और पेशेंट के खुद से विजन कॉम्प्रोमाइज है, नहीं देख पाएंगे, या हाथ हिलते हैं, पार्किंसन से हाथ हिलते हैं, बार बार चेकिंग खुद से नहीं हो पाएगी, घर पे कोई दूसरा हेल्पर आएगा तभी होगी। तो वो पेशेंट की कंडीशन क्या है वो देखना होता है। तो ये इसीलिए डॉक्टर के पास जाना और वो रिकमेंडेशन लेना इंपॉर्टेंट है। खाने के फौरन बाद चेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? फौरन बाद नहीं चेक करना चाहिए। वो जो स्टैंडर्डाइज वैल्यू है जिनको देख करके हम डिसीजन लेते हैं, वो 1 घंटे या 2 घंटे बाद है। 2 घंटे बाद चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो स्टैंडर्डाइज कट ऑफ्स हैं, उसके बेसिस पे देख के हम ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और डिसीजन लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप डायबिटीज के मरीजों के लिए किस तरह से देखती हैं? ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे सोर्स ऑफ फैट्स हैं, गुड फैट्स हैं उनमें, मॉडरेशन में। बट मॉडरेशन ऑलवेज इज द की वर्ड। अगर हम बोलें कि पूरा एक पैकेट 250 ग्राम काजू का खा लेना है दिन में, तो नहीं खा सकते, वो नहीं अलाउड है। इट्स अ टेस्टी ड्राई फ्रूट, बट उतना रोज नहीं खाना है। सो मॉडरेशन इज द की वर्ड। वो कितना है वो डाइटिशियन या डॉक्टर आपको बताएंगे। बट डेली अगर आप कहें कि आपने 5 बादाम, 4 काजू, 1 अखरोट और 5 किशमिश इतना खा लिया, इन मोस्ट पेशेंट्स हम इतना अलाउ कर सकते हैं। काजू से बचते हैं डायबिटीज के मरीज?
थोड़ा सा उसमें फैट कंटेंट ज्यादा है, लेकिन ये पेशेंट को देख के डिसाइड किया जा सकता है। कुछ पेशेंट को हम बोले आप बिल्कुल नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है, ले सकते हैं हम, शायद क्वांटिटी आपको कम बता दें पर ले सकते हैं। और अगर आपका बहुत अच्छा है तो हम आपको ऐसा भी बोल सकते हैं 8 से 10 काजू एक दिन में ले सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, पेशेंट की रिपोर्ट्स पे, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब उन दवाओं की जिक्र कर लेते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा रेंज में है। हर कोई चाहता है कि हमने ओजेम्पिक ली, मुंजारो ली, विगोवी ली, बहुत सारे अलग अलग नामों से अब तो दवाएं आने लगी हैं और बस हमारी डायबिटीज़ गायब हो जाएगी। आप किस तरह का क्राइटेरिया मेंटेन करेंगी अगर आपको किसी को ये दवाएं देनी है? ये दवाएं बहुत अच्छी हैं और अभी इंडिया में कुछ टाइम पहले ही आ जाएं तो इनके अपने नुकसान भी हैं। जैसे ये बहुत स्टमक फ्रेंडली दवाएं नहीं होती हैं। नौजिया होना, पेट का कोई भी समस्या होना, लूज मोशन, दस्त लग जाना या भूख एकदम कम हो जाना, इनका करने का तरीका ही भूख बहुत कम करना है, एक बड़ा मेजर पार्ट है। तो जब भी कोई किसी भी हम पेशेंट को देते हैं तो हमको कुछ और सलाह भी साथ में देनी होती है। जैसे वेट लॉस की कोई भी मेडिकेशन होगी, उसका बॉडी फैट तो जाएगा ही, पर उसका असर बॉडी के मसल और बोन पर भी होगी। हमारी मसल भी कम होगी और बोन भी कम होगी। तो अगर हम यानी ओवरऑल वीकनेस कर सकती हैं और ओवरऑल हमारे जो बॉडी का अच्छे सब्सटेंस है, मसल और बोन जो हमको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इंटीग्रिटी दे रहे हैं, तो वो कोर स्ट्रेंथ हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब ये दवाएं ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें, कोर स्ट्रेंथ डेवलप करें, मसल डेवलप करें और प्रोटीन जरूर लें, जिससे ये मसल और बोन को बिल्डअप होने में मदद मिले। तो ये जिसको बोलते हैं ना रामबाण, पेनेशिया नहीं है कि बस लिया और सब कुछ हो गया। इनके अपने इफ्स एंड बट्स हैं। सही पेशेंट में देनी चाहिए, सही इनके साथ में जो एडवाइस है वो फॉलो करनी चाहिए। और कब तक लेना है, सारी स्टडीज दिखाती हैं कि जब आप लेना छोड़ेंगे तो वजन फिर से बढ़ सकता है। तो कई बार पेशेंट कहेंगे इतना पैसा खर्च किया, साल भर दवा ली, उसके बाद छोड़ दिया तो फिर वजन बढ़ गया। तो ये होता है, कोई ये इन दवाओं के साथ नहीं, किसी भी वेट लॉस मेडिकेशन के साथ होगा या किसी भी वेट लॉस प्रोग्राम के साथ होगा। आपने क्रैश डाइट है, कोई भी कुछ आपने बहुत लो कैलोरी डाइट की है, जब तक किया तब तक तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब छोड़ दिया तो वजन वापस आने की टेंडेंसी होती है। उसको कैसे हमको हैंडल करना है, वो उसका पूरा तरीका होता है। हम देख करके कि क्या करना चाहिए, वो पूरे डिसीजन लिए जाते हैं। तो वो डॉक्टर से डिस्कस करना होगा। ये दवाएं ऐसा क्या करती हैं कि डायबिटीज क्या पूरी तरह ठीक हो जाती है? इन सम पेशेंट्स यस, इनके ट्रायल में दिखाया है कि कई पेशेंट जिनको जो प्री डायबिटीज थे, रिस्क जोन में थे, वो एकदम नॉर्मल जोन में चले गए। ये बहुत इफेक्टिव दवाएं हैं, इनसे शुगर काफी कम होता है। HbA1c लेवल जिसकी हम बात कर रहे थे काफी अच्छा, उसमें जो अभी तक और दवाओं से इतना नहीं था। इंसुलिन से तो ऑफ कोर्स था, बट बाकी दवाओं से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं था जितना इन दवाओं से है। ये बहुत इफेक्टिव दवाएं हैं, बट एज आई सेड बहुत सारे फैक्टर हैं, कॉस्ट है, फिर ज्यादातर GLP इंजेक्शन में होते हैं, ऑल्दो टैबलेट भी है। इंडिया में हम काफी सालों से यूज कर रहे हैं राइबेल्सिस को, टैबलेट भी है, बट कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है इनके साथ, और हर पेशेंट को नहीं दे सकते। फैमिली में अगर थायराइड कैंसर किसी को रहा है तो हम नहीं देते हैं। किसी पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस रहा हो पहले कभी तो हम नहीं देते हैं। किसी को पेट की बहुत समस्या हो तो थोड़ा संभल के देना पड़ता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो क्या क्राइटेरिया रहेगा कि आप ये कहेंगे ये आइडियल पेशेंट है, इसको मैं ये दवाएं दे सकती हूँ? जिसका वजन बहुत ज्यादा है। हमने बॉडी मास इंडेक्स निकाली और हमने देखा कि बॉडी मास इंडेक्स इनका 30 से ज्यादा आ रहा है। पेशेंट को शुगर ही है अगर तो कम बॉडी मास इंडेक्स में भी दे सकते हैं। और पेशेंट को कई बार बहुत बढ़े हुए वजन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि नी पेन हो रहा है और भी कई समस्याएं हैं, या पेशेंट को हार्ट डिजीज है। इन सारी काफी दवाओं ने बताया है कि अगर हम हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को दें तो काफी फायदा होता है। आगे चल के पेशेंट का लाइफ ईयर्स बढ़ जाते हैं और हार्ट की बीमारी में फायदा होता है। तो अगर कोई पेशेंट ASCVD हमारा टर्म है, एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अगर उसके साथ आ रहा है पेशेंट और डायबिटीज है, तो ये दवाएं बहुत ही ज्यादा लाभ होगा इन दवाओं से। तो ये लेना हम जरूर चाहते हैं कि अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज है तो हम किसी तरह ये दवा उसके प्रिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर पाएं। एक तो आपने जैसे कहा कि अगर किसी को स्टमक इश्यूज हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आप उनको ये दवाएं देने से बचेंगे। दूसरा, जो लोग बहुत हाईली ओवरवेट होते हैं उनमें कई बार किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं, लिवर भी कई बार अफेक्टेड होता है, फैटी लिवर का भी ग्रेड बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए फिर आप इन दवाओं को, चाहे वो मोटा भी हो तब भी सोचेंगे कि देना है या नहीं देना है? इसमें हमारा मेन थायराइड और पैंक्रियास ही हैं जिसमें हम नहीं देंगे। पैंक्रेटाइटिस में थोड़ा सा हम केयरफुल दे सकते हैं, बट केयरफुल रहेंगे, नहीं देते हैं जनरली। थायराइड कैंसर की फैमिली में हिस्ट्री रही है तो भी नहीं देंगे, और स्पेशली मेड्यूलरी थायराइड कार्सिनोमा की। बाकी लिवर के लिए दवाएं अच्छी हैं, स्टडीज ने दिखाया है कि इनसे लिवर फैट कम होता है। किडनी के लिए भी ये दवाएं अच्छी हैं। सेमाग्लूटाइड एक इंजेक्टेबल दवा है जो हमारे यहाँ
ओजेम्पिक वीगोवी के नाम से है। सो इसका किडनी में ट्रायल हुआ है, जो कि इसने दिखाया है कि किडनी में इसका अच्छा असर है, फ्लो ट्रायल हुआ है। तो किडनी लिवर के लिए दवाएं अच्छी हैं, पर मेनली एज आई सेड हम ज्यादा वरिड हैं थायराइड एंड पैंक्रियास के लिए। बट ये बड़े अनकॉमन चीजें हैं, ये हमारा जनरली हमारे ज्यादातर फैक्टर्स, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं थायराइड कैंसर की फैमिली हिस्ट्री इतनी कॉमन नहीं है, इतनी कॉमन नहीं है। ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है, ये डॉक्टर को लेना है। बिल्कुल। बहुत सारा ऐसे आजकल सुनने में आ रहा है कि कोई भी दे रहा है। हम तो सुना है कि वेट कम करने ब्यूटी पार्लर में लोग दे रहे हैं इंजेक्शन, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब तो पेशेंट भी आके आपसे डिमांड करते होंगे हमें लगा दो। पेशेंट भी आके बोलते हैं कि ये इंजेक्शन हमें लेना है, तो वो पेशेंट को सेलेक्ट करना पड़ता है। इस पेशेंट को देने से कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो वो डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए। कितने इंजेक्शन लगते हैं इसमें? जनरली जैसे ये हमारे जो हम लोग यूज करते हैं, मुंजारो है, चाहे वीगोवी है या ट्रूलिसिटी है, ये हफ्ते में एक बार लगते हैं इंजेक्शंस। एंड कितनी देर तक लगने हैं, कितने टाइम तक लगेंगे, ये तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी बीमारी पे डिपेंड करेगा, डॉक्टर डिसाइड करेगा। बट ये हफ्ते में एक बार लगते हैं, बट चलते लंबे। हम ऐसा बोलते हैं कि आपको 3 महीने देंगे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, लंबे ही चलते हैं। मिनिमम कितने लगेंगे और मैक्सिमम कितने लगा सकते हैं? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम भी अगर जल्दी छोड़ दिया तो फायदा क्या हुआ फिर? जिस फायदे हमने आप मतलब फिर तो ये कॉस्मेटिक यूज हो गया इसका, कि आपने कहा कि हमें बस अब 10 किलो कम करना है। बट अगर हम ओबेसिटी में यूज कर रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कई बार। बट एज आई सेड, उसके लिए मैं कोई आपको जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकती, पेशेंट को देख के डिसाइड करना पड़ेगा। अगर तो हम सिर्फ मोटापे के लिए यूज कर रहे हैं, शुगर कंट्रोल करने में इसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमें लगा कि हमारे पेशेंट को 10 किलो का गोल था, वो हो गया है, तो क्या हम इस इंजेक्शन को हटा सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं, पर इंजेक्शन को हटाने के बाद में वजन वापस आ सकता है। बट हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले देख लें, अगर वापस आता है तो फिर से कम डोज में देंगे, या कम डोज पे हम मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब डिसीजन पेशेंट को देख के लिए जाता है। अच्छा, डोज भी एडजस्ट की जाती है, किसी को कम किसी को ज्यादा? कम किसी को ज्यादा। तो जो लोग बहुत एंथुजियास्टिक हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, हम सुनते हैं आजकल नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर के पास भी जाके ये इंजेक्शन लग रहे हैं, आप बता रही हैं ब्यूटी पार्लर में भी लग रहे हैं। हमने सुना है, मैंने देखा तो नहीं, पर मैंने लोगों से सुना है कि ब्यूटी पार्लर वाले भी कह रहे हैं कि हम वजन कम करा देंगे इंजेक्शन देकर। जो लोग बहुत जोश में हैं कि इंजेक्शन लगवाएंगे वजन घट जाएगा, उनको आप ये बता सकती हैं कि किस तरह के साइड इफेक्ट्स, खतरे और सावधानियां हो सकती हैं जिनसे आप उनके बारे में भी कंसिडर करना चाहिए? बिना सुपरविजन के ये इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपको लेने के बाद एकदम पेट अपसेट हो जाए, आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन लग जाए जो ठीक नहीं हो रहे हैं, उल्टी लग जाए जो ठीक नहीं हो रही है। तो ये डॉक्टर की नॉलेज में आप रहेंगे, में रहेगा कि आप ले रहे हैं, तभी ठीक है। ताकि आपको अगर इसके रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट हो तो आप फौरन डॉक्टर को रिपोर्ट कर सकते हैं और उसको हैंडल किया जा सकता है। और एज आई सेड, ये 7 दिन में एक बार दिए जाते हैं, यानी लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन है, तो एक बार लगाया उसका असर 7 दिन तक रहेगा। तो जो प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ा लंबा चलेगी, तो उसको कैसे हैंडल करना है, कम डोज से शुरू करना है। आप किसी के पास गए और सीधे हाई डोज लगा दी, तो जैसे मुंजारो की हम बात करें 15 मिलीग्राम हाई डोज है और लोएस्ट डोज हम शुरू करते हैं 2.5 है। आपने 2.5 से शुरू ना किया, सीधे 10 मिलीग्राम 15, तब तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा आपको कब कम डोज से तो सब में शुरू करना है, कब बढ़ाना है, एटलीस्ट 1 महीने का टाइम तो देना चाहिए। तो ये डॉक्टर बताएगा। बाकी आपने ले लिया और आपको कोई बहुत पेट में दर्द हो गया, दिक्कत हो गई, तो उसको हैंडल, साइड इफेक्ट लिख तो कोई भी सकता है, पर साइड इफेक्ट कौन हैंडल करेगा, कौन मैनेज करेगा, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। आखिरी में ऐसे 2 सवाल जो हर डायबिटीज के मरीज के मन में होते हैं, क्या डायबिटीज की दवाएं उम्र भर चलेंगी? बहुत सारे पेशेंट में यस, पर काफी पेशेंट जिनकी डायबिटीज मेनली वजन ज्यादा होने की वजह से, उनका वजन ज्यादा है इसलिए डायबिटीज है, तो वो अगर वजन कम कर लें तो कई बार ऐसे पेशेंट्स की दवा हट जाती है। ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जिनकी दवाएं हट जाती हैं। अच्छा। और ऐसे बहुत से पेशेंट जिनकी नहीं भी हटती है, जिनमें मेजर प्रॉब्लम पैंक्रियास की है कि पैंक्रियास से इंसुलिन ठीक से निकल नहीं रहा है, तो फिर लेना पड़ेगा दवाएं। बट जिनकी मेजर प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंस है वजन की वजह से, कि जो भी इंसुलिन है वो ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि वजन इतना ज्यादा है, तो उनमें वजन कम करने से दवाएं हट जाती हैं। ऐसा होता है। दूसरे सवाल का आपने पार्शियली जवाब दे दिया, क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? बहुत पेशेंट में हो सकती है। जिनकी डायबिटीज मेनली वेट से रिलेटेड है उनमें रिवर्स हो जाती है, बहुत से पेशेंट में हो जाती है। स्पेशली अगर एज कम है, यंग पेशेंट में बहुत ऐसा हम लोग देखते हैं कि लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो गया, एकदम डायबिटीज अगले 6 महीने में बिल्कुल रिवर्स हो गई। ऐसा होता है, इट इज पॉसिबल। और ये कोई जरूरी नहीं है कि डायबिटीज है तो फिर आपके बाकी ऑर्गन्स पर वो बुरा असर डालेगी ही। अगर आप कंट्रोल रखें डायबिटीज को तो शायद बाकी ऑर्गन्स आपके सुरक्षित रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आपने डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करा है, जिसको हम बोलते हैं जो HbA1c है 3 मंथ्स का एवरेज 6.5% के नीचे रहे हमेशा, फास्टिंग पीपी, शुगर भी आपकी कंट्रोल रही है, आप रूटीनली चेक करते हैं एंड यू मेक श्योर कि आपके शुगर्स बहुत बढ़ नहीं रहे, तो आप अपने सारे ऑर्गन्स को बचा सकते हैं। तो मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि क्या करने की जरूरत है। आखिरी सवाल, जिन लोगों को डर है कि कहीं हमें डायबिटीज तो नहीं है, उनके लिए क्या वो टेस्ट हैं जो आप कहेंगे कि ये एक बार करा के देख लेने चाहिए?
फास्टिंग ब्लड शुगर, 2 आवर पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, HbA1c जरूर कराएं। इंडिया में डायबिटीज बहुत कॉमन है, अगर आपको जरा सा भी शक है तो जरूर कराएं। और 30 साल से ऊपर तो हर साल में एक बार कराना ही है। इसके अलावा कुछ कराने की जरूरत नहीं? इनिशियली ये टेस्ट कराने हैं, बाकी टेस्ट बहुत सारे होते हैं पर वो पेशेंट को देखकर बताएंगे। बहुत सारे टेस्ट एक साथ बताना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, तो वो ये तो बेसिक टेस्ट हैं, इनके बेसिस पे आगे एडवाइस किया जा सकता है। तो अभी अभी जो चाय पीकर आपने पॉडकास्ट देखा है, अगर उसमें चीनी नहीं थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सफ़ेद चीनी आपके घर में है तो उसका न्यूनतम इस्तेमाल आपको कैसे करना है, अब ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। मिठास जिंदगी में रखिए, थाली से सफ़ेद चीनी की मिठास को जितना कम करेंगे डायबिटीज़ से उतना दूर रहेंगे। बाकी डॉक्टर ऋचा ने बहुत तफसील से बताया है कि कौन से खाने आपके दोस्त हैं, कौन से खाने आपके दुश्मन हैं, कौन सा मीठा अच्छा है और कौन सा मीठा ख़राब है। तो इसी मीठी सी हिदायत के साथ हम आज आपको छोड़ रहे हैं। आपके जो भी सवाल हों आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक उनका जवाब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच इतना मिठास भरा डायबिटीज़ वाला इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।